नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन जो 2022-23 का है। भाई 11वीं क्लास हिंदी का एग्ज़ाम था, तो आओ देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आपका गया। मैक्सिमम 3 घंटे का क्वेश्चन था, मतलब आपको लिखना था। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ था, जो 2 खंडों में था, खंड आ और बा। तो खंड आ में आप बता सकते हैं कि भाई 48 प्रश्न थे, जिसमें से 40 नंबरों के जो आपके हैं 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। जो खंड बा है उसमें 8 आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए थे और सभी के उप उत्तर भी आपको दिए गए हैं। तो कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं उसमें शामिल। आइए हम बात करते हैं अब आपका पहला टॉपिक, जो कि एक पैसेज था, गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सावधानी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन हैं। अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति समान भाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। हमारी धर्म के प्रति अंधता मिटती है। इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय एवं पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म रहा हो और या हो सकेगा ऐसा। यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों के ऐसे तत्व को खोजने का प्रयास करता है जो विविध धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता के भाव को विकसित कर सके। देखिए काफ़ी लंबा पैसेज है, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। अब हम टॉपिक को क्वेश्चन पे चल लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सो बेसिक जो क्वेश्चन फॉर्म है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प चयन कीजिए। भाई पहला क्वेश्चन है कि धर्म का क्षेत्र व्यापक कब बनता है? तो 4 ऑप्शन है इसके। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने से, अपने धर्म को सर्वोच्च मानने से, दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से, दूसरे धर्मों के प्रति विषय भाव रखने से। भाई बहुत कॉमन सेंस है कि अगर इसका आंसर अगर इसमें नहीं भी होता ना, तो आपको यही लगाना चाहिए था कि दूसरे धर्मों के प्रति हमें समान भाव रखना चाहिए, एक आदर की भावना रखनी चाहिए, और यही इसका आंसर भी रहेगा। विविध धर्मों के मध्य कैसे तत्व मौजूद हैं? तो आपको बताना कि विविध जो धर्म हैं, अगर मैं कहूँ कि कैसे तत्व जो मौजूद हैं, तो भाई विरोधी जो भावना तो नहीं कह सकते, ये केवल आडंबर भी हैं, स्पष्टता नहीं है। तो मुझे लगता है परस्पर विरोधी भावना एक रहती है। ये तत्व मौजूद हैं हर एक धर्म में, है कि भाई सामने वाले को बुरा बोलता है वो, ठीक है। धर्म के लिए बाहरी चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई पृथकता के लिए, आपको अलग दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मुस्लिम लोग जो टोपी पहनते हैं ना, और हमारे जो रिलीजन में जैसे हिंदू लोग टीका लगाते हैं, क्रिश्चियनिटी में वो माला पहनते हैं ना, तो इस तरीके से हमें पहचान होती है कि इस धर्म के ये व्यक्ति हो सकता है। लेकिन आजकल ना इसका आडंबर के तौर पर लिया जा रहा है। ये अलग धार्मिक पहचान के लिए था, बट वास्तविकता में आज इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। अगला प्रश्न है, धर्म का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सबके प्रति सहनशीलता का भाव रखना चाहिए, मनुष्य का सर्वोच्च विकास करना चाहिए, सबके प्रति द्वेष रखना, सबको अच्छा इंसान बनाना। भाई धर्म का उद्देश्य भाई बिल्कुल द्वेष फैलाना तो नहीं होना चाहिए। अगर वो द्वेष फैला रहा है, किसी के प्रति कुछ घृणा फैला रहा है, भाई वो चीज़ गलत है, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, लेखक के अनुसार धर्म के बारे में क्या असत्य है, क्या बात असत्य है? पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म रहा होगा। धर्म में अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। धर्म से मनुष्य का विकास होता है। धर्म द्वारा मनुष्य कल्याणकारी बनता है। देखिए मुझे लगता है कि पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म तो नहीं रहा होगा, तो ये बात तो असत्य है। तो ठीक है, एक ही धर्म तो नहीं था, एक धर्म नहीं तो ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। अगला है, ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व कैसा है? तो भाई इंद्रियगम्य है, गोचर है, अनस्तित्व या इंद्रियत्व। तो इंद्रियगत में ये मुझे लगता है कि फर्स्ट इसका आंसर सही रहेगा, इंद्रियगम्य आंसर इसका सही रहेगा। सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में आस्था रखने वालों की क्या मान्यता होती है? धर्म हमें ज्ञानमय और पवित्र बनाता है। सभी धर्मों का आदर करने वाले मनुष्य धर्म के सच्चे स्वरूप के दृष्टा हैं। सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, ये सारे पॉइंट सही हैं, इसके सारे पॉइंट सही हैं। प्रस्तुत गद्यांश में दिखावा शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भाई आडंबर है, मतलब आडंबर मतलब एक प्रकार से दिखावा, ये प्रयोग किया गया है। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो सत्य और ईश्वर, धर्म और प्रकाश, सत्य और जीवन, धर्म और जीवन। देखिए आप तो मेरे ख्याल से इसका आंसर टीचर को सबका आंसर सही देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लगता है जो जिस बिहाफ पर, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए धर्म और प्रकाश। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि धर्म जो है वो प्रकाश की ओर लेके जाना चाहिए, ना कि अंधकार की ओर। तो मुझे लगता है इसका आंसर खास सही रहेगा। यह धर्म निरंतर चलता रहता है। पंक्ति में निरंतर का
व्याकरणिक प्रक्रिया क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, निरंतर जहाँ आ रहा है कि ये कर्म जो है निरंतर चलता रहता है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है, भाई काम करने की बात की जा रही है, तो इसकी बात बेसिक रहेगी। ठीक है, अगला है कि नीचे दो अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो सावधान जननायक सावधान, यह स्तुति का सांप तुम्हें डस ना ले, बच्चों पर इन बड़ी हुई बाहों से धृतराष्ट्र मोहपाश कहीं तुम्हें कस ना ले। सुनते हैं कहीं कभी किसी युग में पाते ही राम का चरण स्पर्श, शीला प्राणवती हुई देखते ही, किंतु आज आपने अपने उपास्य के चरणों को छू कर भक्त उन्हें पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। सावधान भक्तों की टोली आ रही है। पूज्य द्रव्य के लिए बचो अर्चना से, फूल माला से, अंधी अनुशंसा की हाला से, बचो वंदना की वंचा से, आत्मा रीति से, बचो आत्मपोषण से, आत्मा की क्षति से। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि आप किस प्रकार से, जो एक शुगर कोटिंग होती है, जिस प्रकार से लोग आपकी तारीफ, झूठी झूठी तारीफ़ें करते हैं, आप ऐसे लोगों से बचिए जो झूठी तारीफ़ें करके आपको वहीं रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषकर वही बात की जा रही है। पहला ये है कि कवि ने किससे सावधान रहने की बात की है, तो भाई कवि एक प्रकार से यहाँ पर सावधान, भाई नेताओं की बात करें, जननायक जो है वो नेता होते हैं। कभी किससे बचने के लिए कह रहा है, तो भाई चापलूसों से बचने की बात कर रहा है, क्योंकि चापलूस लोग आपको ना कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो आपके गलत पे गलत कभी नहीं बोल सकते, वो आपको सच ही हमेशा मानते रहेंगे और आप कभी सही खुद को कर भी नहीं पाओगे। पद्यांश में धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है, तो भाई धृतराष्ट्र ना इसमें शक्ति का प्रतीक होगा, क्योंकि शक्ति आपको जकड़ लेती है। जिस प्रकार ने ना धृतराष्ट्र ने क्या किया था महाभारत में कि भीम को वो जकड़ के तोड़ने वाला था और पक्का तोड़ देता, तो इसके लिए एक पत्थर की मूर्ति दे दी गई, तो उसने बिल्कुल अपने बाजू से दबाकर तोड़ दी। तो यहाँ पर शक्ति का प्रतीक धृतराष्ट्र है। ठीक है, प्रशंसा की चाहत रखने वाले अपना नुकसान किस प्रकार करते हैं, भाई अपनी वेदनाओं को नष्ट कर लेते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते हैं, अन्य लोगों की धारणा से जल्दी प्रभावित होते हैं। भाई सारे सही हैं, ये उपयुक्त सारे सही हैं। ठीक है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, बस मैं में ही रह जाता है। ठीक है, तो अनुशंसा अच्छी बात नहीं है, तारीफें ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। शीला शब्द किस पौराणिक पात्र के लिए प्रयोग किया गया है, तो अहिल्या, सीता, कौशल्या एंड केकई। देखिए, यहाँ पे अहिल्या के लिए है, क्योंकि अहिल्या गौतम जो ऋषि उनकी वाइफ थी, तो किस प्रकार से उन्हें श्राप अपने पति से मिला था और फिर जब श्री राम जी ने किस प्रकार से उन्हें जीवित कर दिया था, तो अहिल्या उसके लिए थोड़ा सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, कवि मौकापरस्त लोगों से सावधान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोग मीठी बातों के जाल में फंसकर स्वार्थ सिद्ध करने की कला में निपुण होते हैं। भाई देखो, दोनों सही है, लेकिन दोनों का मेल नहीं बैठ रहा है, तो अपन लोग इसका आंसर जो लगाएंगे वो ए, जो आपका रहेगा ए सही है एंड आर दोनों सही है, लेकिन कथन व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब गा आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, चापलूसों को अपने उपास्य को क्या मानने, मतलब क्या बना देते हैं, भाई सिर्फ पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बनाते वो। मोहपाश में कौन सा समास है, भाई अगर समास तुमको आते हैं तो ही कर पाए होगे, वरना तुक्का लगाने से कुछ नहीं चलने वाला था। यहाँ पे तत्पुरुष आपका समास है, जो इसका रियल आंसर है। ठीक है, एंड काव्यांश, तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती का यह पानी है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, यौवन से मदमाता, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा यह मनमानी है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से वो उतरा नीचे, तब यौवन। तो भाई इसका आंसर देख लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है कि कविता में जीवन की तुलना किससे की गई है। देखो भाई, जीवन की जो तुलना है वो निर्झर से की गई है। ठीक है, निर्झर से की गई है। जीवन मिश्रण है किस चीज़ का, भाई बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है, दोनों का क्या है, मिश्रण है। पद्यांश के अनुसार रुक जाना किसके लिए सदृश है, भाई जो रुक जाना है वो मृत्यु के लिए है। मृत्यु, रुक जाना जो है वो मृत्यु के लिए है। पीछे मुड़कर ना देखना क्या दर्शाता है, निर्णय के प्रति दृढ़ संकल्प होना, देखने की इच्छा ना होना, अतीत के बारे में सोचना, निश्चितता का होना। देखिए, मुझे लगता है कि निर्णय के प्रति ना दृढ़ संकल्प होना ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। कवि निर्णय के प्रति कैसा दृष्टि अपनाने की सलाह दे रहा है, तो भाई कवि कह रहा है कि निर्णय के प्रति हमेशा ना आप आशावादी रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चट्टानों पर चढ़ने से क्या अभिप्राय है, तो आपको संघर्ष बल पर उत्तरोत्तर विकास करना है, पर्वतारोहण करना है, आनंददायक स्थिति प्राप्त करना है।
निर्झर का चट्टानों से बहकर निकलना है। इसका राइट आंसर होगा संघर्ष बल पर उत्तरोत्तर विकास करना। आपको विकास करना है भाई, संघर्ष करते करते आपको विकास करना है। कोई तुम्हारे लिए नहीं आने वाला, तुमको खुद अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो संघर्ष तो भाई करना है, अगर विकास करना है, कुछ बनना है लाइफ में, संघर्ष तो करना पड़ेगा। जीवन में आगे कैसा देखिए, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? तो बाधाओं का सामना करने से, गतिशील रहने से, लक्ष्य के प्रति समर्पण से, उपयुक्त सभी। भाई इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए और यही एक तरीका है। पद्यांश में तीर शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई बाण है, किनारा है, स्थिति है, लहर है। देखिए काफ़ी सारा बाण जो तीर कमान तो नहीं कर सकते। इसके अनुसार अगर उपयुक्त जो चीज़ मुझे लगता है वो आपका है किनारा। तो तीर शब्द का अर्थ यहाँ पर किनारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पहला प्रश्न। अखबार में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा को क्या कहते हैं? तो भाई निश्चित समय सीमा डेडलाइन होती है। ठीक है, अगर ये लगाया, राइट आंसर यही है। ठीक है, अगला है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो भाई अगर तुमने इसमें से उद्दंड मानदंड, बंगाल गजट, नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, बताओ कौन सा लगाया? इसका राइट आंसर वैसे उद्दंड मानदंड है भाई। ठीक है, ये राइट आंसर इसका है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश किस प्रकार की पत्रकारिता है? तो भाई वैकल्पिक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और खोजी परक पत्रकारिता। इसका राइट आंसर रहेगा खोजी परक पत्रकारिता। अगला प्रश्न, संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो समूह संचार, अंतः व्यक्तिक संचार, जन संचार और अंतर व्यक्तिक संचार। देखिए एक प्रकार से ये समूह संचार का माध्यम है। यहाँ समूह में संचार होता है। ठीक है, सूचनाओं का, चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है। समूह संचार राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसे समाचार नहीं कहा जाएगा? तो किसी घटना की रिपोर्ट, ये तो राइट है भाई। समय पर दी जाने वाली हर सूचना, ये भी राइट है। प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना, भाई ये भी राइट है। तो अब देख लो बचाई क्या, घ, तो ये नहीं होगा। शादी की भाई तो नहीं होने वाली। ठीक है, समाचार नहीं है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सावधानी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में किस सदस्य में उमंग और आशा अभी जीवित है? तो देखिए भाई इसके अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इसमें तीनों, सब में, उपयुक्त सभी में आशा जीवित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवि असमर्थता और अशक्तता की पीड़ा से ग्रस्त है। परिवार में निराशा और संवादहीनता का मुख्य कारण गरीबी है। कवि ने विस्थापन की समस्या की व्यवस्था को दर्शाया है। देखिए इसका आंसर जो रहता है वो खा है, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड नहीं आंसर। तो आपने अगर ये लगाया तो बिल्कुल सही है। लोह साय का अर्थ क्या होता है? भाई लोह साय क्या होता है? तो लोहे की सलाखें हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो यही लगा दिया होगा लौह साय। ठीक है, एंड लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी, सांझ का समय, सांझ का लोहित रंग। देखिए रियल आंसर भाई लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी अगर जिसने लगाया ये परफेक्ट आंसर है। दो पंचर पहिए से क्या अभिप्राय है? तो देखिए भाई दो पंचर पहिए का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? जीवन के प्रति संघर्षपूर्ण दृष्टिकोण, दोनों आंखों का दुर्घटनाग्रस्त होना, दोनों आंखों का ज्योतिहीन होना, जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण। देखिए ये थोड़ा सा दो पंचर पहिए थोड़ा सा ना संघर्ष को भी दर्शा रहा है, जीवन के प्रति संघर्ष के दृष्टिकोण भी है, लेकिन एक प्रकार से निराशावादी दृष्टिकोण भी है। ठीक है, तो निराशावादी दृष्टिकोण भी हो सकता है। बाकी मेरे अनुसार अगर मैं जाऊंगा तो फर्स्ट के संघर्ष के दृष्टिकोण दर्शा रहा है कि भाई पंचर है, जीवन बहुत मुश्किल से बीत रहा है, तो फर्स्ट आंसर में लगाऊंगा। कवि ने मुख्य किस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है? तो अमीर ना होना, माता पिता की बढ़ती उम्र, जीवन यापन के लिए उचित अवसरों की कमी, पारिवारिक सदस्यों से सहयोग न मिलना। देखिए इसमें जीवन यापन के लिए उचित अवसर ना मिलना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, घर में बीच की दीवार बनने का क्या परिणाम होते हैं? सबको अपने निजी के लिए निजी स्थान मिलता है, अपनत्व और स्नेह खत्म हो जाता है, किसी को आर पार आवाज़ सुनाई नहीं देती। उपयुक्त सभी, देखिए उपयुक्त सभी भाई हो जाता है, मतलब ये रीज़न हो सकते हैं, ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। अभी आपको लंबा चौड़ा ये पढ़ना था, उसके बाद आंसर हम देने का प्रयास करते हैं। भाई आंसर क्या हो सकता है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए भारत में पहली पाठशाला कहाँ स्थापित हुई थी? भाई वैसे हुई तो पुणे में थी, तो पुणे तो महाराष्ट्र में है, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के पिता ने अपने बहु बेटों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और आर्थिक प्रगति के विकास तलाशने के लिए पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण बेटे बहू को आक्रमणता के कारण
देखिए मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो पुरोहितों वाला ही राइट आंसर रहेगा कि पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, गद्यांश में फूले दंपति किस गुण के गुण के पता चलता है, मतलब क्या गुण का था, मतलब दंपति का, दोनों पति पत्नी का। तो दृढ़ संकल्पी थे, मददगार थे, स्नेही थे, साक्षर। भाई वैसे तो ये तो चारों ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दृढ़ संकल्प एग्जैक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनकर जो सही विकल्प है वो चुनना हमें। तो पहला पॉइंट है, समाज का नजरिया लड़कियों की शिक्षा के प्रति कट्टर और विरोधात्मक है। भाई बिल्कुल सही, ये था। लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय उपलब्ध नहीं थे, हाँ ये भी सही है। तो देखिए कट्टर था तो ही विद्यालय नहीं थे, तो मिल रहा है, मतलब रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी की जा रही है भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कथन ए ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसका राइट आंसर ग रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश की विधा क्या है? तो भाई जो विधा है वो एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार से संस्मरण टाइप है थोड़ा सा। ठीक है, बताया जा रहा है अपने बारे में, तो संस्मरण टाइप थोड़ा सा ये मुझे लगा। ठीक है, कंधे से कंधा मिलाना क्या होता है? भाई इसका आंसर अगर तुमको पता है, ये तो मैं चारों पढ़े बिना भी आप बता सकते हैं भाई, साथ देना। ठीक है, तो एक दूसरे का साथ देना ही राइट आंसर रहेगा कि गा एक दूसरे का साथ देना राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि शरद के पिता मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। नौकरी के प्रति समर्पित, बच्चों के बीच अलोकप्रिय, यायावर प्रकृति, सौंदर्य बोध के प्रति उदासीन। राइट आंसर भाई यायावर है। अगर आपने ये लगा दिया है तो राइट आंसर यही है। ठीक है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। तो शरद चंद्र के मौन एकांत के लिए तपोवन का स्थान खोज निकाला था, राइट आंसर। शरद चंद्र का विरोधी स्वभाव होते हुए भी सदैव सौंदर्य बोध हेतु तत्परता थी। भाई दोनों सही है, बंदा दोनों सही है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर गा हो जाएगा ये। अघोरनाथ अधिकारी कब विस्मित हो उठे थे? कहने का मतलब जो अधिकारी है वो कब शरद चंद्र से प्रभावित हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो शरद चंद्र द्वारा अंकगणित में 100% अंक प्राप्त करने पर, शरद चंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों को पढ़कर, शरद चंद्र द्वारा रोने का सूक्ष्म विवेचन सुनकर, शरद चंद्र द्वारा पतंगबाजी प्रतियोगिता जीतने पर। भाई इसका राइट आंसर रहेगा कि जो रोने पर ना शरद चंद्र ने बहुत बढ़िया बात जो कही उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा गा। मकबूल फिदा हुसैन जमजात कलाकार है। आत्मकथा में सबसे पहले ये बात कहाँ पता चलती है? तो स्लेट पर चिड़िया बनाने की घटना से, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने की घटना से, मराठा योद्धा हाथ में खींची तलवार और ढाल बनाने की घटना से, घूंघट ताने स्त्री का स्केच बनाने की घटना से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो महात्मा गांधी की जो पोर्ट्रेट उन्होंने बनाई थी महात्मा गांधी की जयंती पर, उससे पता चला कि जन्मजात ये एक प्रकार से कलाकार हैं। हुसैन की कहानी अपनी जवानी, आत्मकथा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पाठ को याद करना और सुनना, मानस में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, पढ़े गए पाठ को बार बार दोहराना और सुप्रसिद्ध विद्यालय में प्रवेश करना। तो मुझे लगता है कि इनको हॉस्टल भेजा गया था, तो शायद एक मुझे लगता है कि सुप्रसिद्ध विद्यालय में भेजना एक उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है। अगला देख लेते हैं कि भाई जो आपका एक निम्नलिखित दिए गए शीर्षकों में से किस एक शीर्षक पर लगभग 200 शब्दों में दृश्य लेखन कीजिए। विद्यालय में वार्षिकोत्सव का दृश्य और सरकारी अस्पताल का दृश्य। तो भाई सिंपल था कि इसमें आपको बताना था किस प्रकार से स्कूल में क्या घटना घट रही है, मतलब किस प्रकार का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, कौन कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं या किस प्रकार के कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो आपको टाइम वेन्यू सब मेंशन कर देना था, क्या कार्यक्रम हो सकते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सब आपको एक अच्छे तरीके से लिख देना था। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कोई इसमें फॉर्मेट वाइज नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से अगर आप टॉपिक करके एंड देन लिखना शुरू कर देते वो बेस्ट ऑप्शन था। लास्ट में डेट वेट का प्रयोग कर सकते थे, बेस्ट ऑप्शन यही था इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में पत्र लिखना था। तो नरेला क्षेत्र में पार्क की दुर्घटना के संबंध में बताते हुए आभा आदित्य की ओर से किसी समाचार पत्र में संपादक को लिखे गए पत्र। तो भाई लेटर टू एडिटर जो होता है बहुत सिंपल होता है, पहले तो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, आजकल चेंजेस ये हैं कि ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं तो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। एड्रेस के बाद आप क्या कर सकते हैं भाई कि जो आपका एड्रेस हो चुका है तो उसके बाद आप बताओ कि भाई डेट वेट क्या है, थोड़ा सा डेट वेट बताना पड़ता है। डेट के बाद अब आप बता सकते हैं कि कहाँ से आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसका नाम लिख दो। तो पहले आपका सेंडर एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर रिसीवर एड्रेस होता है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद आप बताना शुरू कर दो ये समस्या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
स्पेसिफिक, और लास्ट में आपका सा धन्यवाद करके आप ख़त्म कर सकते हो। बहुत सिंपल मैनर होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन इसमें था कि पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मोहल्ले में ऊंचे स्वर में बजाने वाले लाउड स्पीकर के कारण उत्पन्न कठिनाइयों की शिकायत कीजिए। भाई बहुत सिंपल था, आपको पुलिस अधीक्षक को लेकर ही स्टार्टिंग करना था, महोदय करके, ठीक है, पुलिस अधीक्षक। एंड विषय कारण यही था कि लाउड स्पीकर के कारण आपको कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं एंड इसके विषय में आप बोलना चाहते हैं, तो आप वहीं से सर मैडम करके स्टार्ट या महोदय करके स्टार्ट करना था। एंड लास्ट में आपको बताना था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण आपको ये लाउड स्पीकर बनने मतलब बजने से रोकना चाहिए। लास्ट में आप सजेशन देकर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप ख़त्म कर सकते थे। तो फॉर्मेट वाइज आपको याद हो गई होगा, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि यहाँ पे मैं फॉर्मेट बताऊँ, आपको फॉर्मेट थोड़ा बहुत पता रहा ही होगा। सर्वोदय विद्यालय ब्रह्मपुरी में गणतंत्र दिवस आयोजन हेतु सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए कार्यसूची बनानी है। भाई आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस होने वाला है एंड आपको कार्यसूची बनानी है। हर चीज़ आपको देखना है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लगभग लिखनी थी। 3 नंबर का था भाई, बहुत सिंपल, एक बॉक्स बना के थोड़ा सा लिख देना था, बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। आपके विद्यालय में दिल्ली के दर्शनीय स्थानों के भ्रमण का आयोजन करने के लिए भ्रमण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिनमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, उसके जो निर्णय लिए गए, उसका कार्य। तो भाई जो घटना घटी, जो बातें रखी गई, जो चीज़ें हुई, उन सब के बारे में आपको लिख देना था। एक छोटा सा 3 नंबर में तो क्या ही लिख दोगे यार, थोड़ा सा लिखो कि ऐसे से इस विद्यालय में ऐसे शुरू हो गया। बॉक्स बना के अगर कर रहे हो भाई, बेस्ट ऑप्शन वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता क्या है। तो भाई पत्रकारिता जो है वह विशेषकर आपका वो क्या करती है कि जो ज्ञान है, ठीक है, जो मतलब समाचार है, लोगों तक खबरों को पहुंचाने का काम करती है, तो लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते थे। पत्रकारिता एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को, समाचारों को पहुंचाया जाता है। संचार के किन्हीं 2 साधनों को लिखिए। भाई संचार के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें एक आपका रेडियो भी एक साधन है, आपका टेलीविज़न भी एक साधन है, ठीक है, आपका पत्र भी एक साधन है, ठीक है, टेलीग्राफ भी एक साधन है। तो समाचार के ये आपके प्रकार हो सकते हैं संचार के, ठीक है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिख देने थे। भाई तीनों हैं, मैं तीनों के बता दूंगा। तो जाग तुझको दूर जाना है कविता में अमरता सुध का संबोधन किसके लिए और क्यों किया गया है। तो भाई जाग तुझको दूर जाना है, ये महादेवी वर्मा जी का है और इसमें बेसिकली बात की गई है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और वहाँ पर ये कह रहे हैं सभी देश के वासियों को कि जागो, हमें अभी बहुत दूर जाना है, हमें भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। अमरता सुध का जो मतलब है कि भैया जो हमारा आत्मशक्ति हमारी है उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। और हमारे समाज में भी तो यही है, हमारे हिंदू धर्म में भी है भाई कि आप अमर हैं इन द सेंस ऑफ कि यार आप डरो मत, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, मर भी गए तो आत्मा मरेगी, है ना, सॉरी मतलब शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। तो इस तरह की चीज़ें भी तो हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मशक्ति की, अमर सुधा का मतलब है आत्मशक्ति, बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस बारे में महादेवी वर्मा ने किया और स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में बात चल रही है, ठीक है। हस्तक्षेप कविता मगध के माध्यम से किस शासन व्यवस्था की ओर इशारा करती है। तो भाई ये जो शासन व्यवस्था है मगध की जो शासन व्यवस्था ये वाली है, ये बता रही है कि किस प्रकार से समाज में लोगों को दबाया जा रहा है और आपको बोलने तक का अधिकार नहीं है, मतलब आप अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कुछ कह दोगे तो जो शांति व्यवस्था है उसको हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तानाशाही शासन व्यवस्था की ओर इशारा किया जा रहा है कि लोगों को अपनी बातों को रखने का, बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो विशेषकर ये तानाशाही सरकार की ओर है और कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बातों को नहीं रख सकता है, रखना भी चाहता है, कहना भी चाहता है, तो वो शांति व्यवस्था के लिए खतरा है, इसका मतलब उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। बालम आवो हमारे गेहरे, ये आपके कबीर दास जी जो हमारे हैं उनकी कविता है और यहाँ पर विशेषकर जो बात की जा रही है वो ये मानवीयकरण कर दिया गया है। वैसे ये ईश्वर, आत्मा और परमात्मा की बात चल रही है, तो इसका मतलब बहुत सारे जो लोग निकाल लेते हैं कि एक महिला और पुरुष की बात चल रही है, किस प्रकार से बुला रही है, बट ये रियलिटी में जो बात चल रही है दैट इज़ परमात्मा, आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात चल रही है कि तुमसे मिले बिना मेरा जो हाल है बहुत बुरा है और जब तुमसे मिल जाऊंगी तभी मैं तृप्त हो पाऊंगी। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात की जा रही है और यही बेसिकली इसका फॉर्म आपको लिखना था। तो अगर ऐसा लिखा है तो भाई फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए अगला जो टॉपिक हमारा काव्यांश करना था। काव्यांश भाई 2 तरीके से होता है। काव्यांश में आपको एक में करना होता है भाई भाव और एक होता है आपका शिल्प सौंदर्य। आपको 2 भागों में बांट देना था। एक जो भाव सौंदर्य होता है कि भाई क्या कह रहा है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। खेलन में को है कि जो कृष्ण जी हैं वो खेल खेल में गुस्सा हो जाते हैं, तो वही सुदामा जी बता रहे हैं कि भाई तुम तो यार जाति पाति में भी हमसे बड़े नहीं हो, ठीक है, और तुम ऐसे रूठ रहे हो और खेल खेल में कौन ही रूठता है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। भाव यही था इसका कि इसमें कृष्ण जी रूठ जाते हैं बात बात पे, खेल खेल में, और यही सुदामा उनको बताने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम तो जात पात में भी हमसे बड़े नहीं हो, मैं तो बड़ा हूँ, तुम किस बात को लेकर इतना अहंकार करते हो, क्या तुम्हारे पास जो गैया हैं
गाय वाय है, इसके लिए तुम अहंकार कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें, और नंद जी की दुहाई देते हो, इस तरह की बातें सुदामा कहने का प्रयास करें। अगर आपने ये सब लिखा है तो भाई एग्जैक्ट आंसर मिलने वाला है। हाँ, शिल्प सौंदर्य में क्या होता है, शिल्प सौंदर्य में आप बता सकते हैं कि भाई जो भाषा है वो अवधि भाषा है का इस्तेमाल किया गया है, ये तालमय है, तालमय छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि भाई लाइन से हम बोल सकते हैं इसको, है ना। सरल सहज भी कह सकते हैं क्योंकि सरल सहज भी आपका है। और हरिहारे जीते सुदामा, तो ये हरिहारे बार बार अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग और तो बेसिकली किया गया है। ये बातें आप शिल्प सौंदर्य में ही लिख सकते थे। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी, निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उसका चकवा चकई का बंद हुआ, कृंदन फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी हरी दरी पर काल प्रणय छिड़ते देखा है, बादल को खिरते देखा है। देखिए बेसिकली इसमें बादल को घिरते देखा गया है जो नागार्जुन की कहानी है, और इसमें एक हिरण की बात भी है जो चिकवा चिकवाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको पता नहीं होता है कि यार उसके जो महकान, जिस महक को लेकर, जिस चीज़ को लेकर वो इधर उधर घूम रहा है या भाग रहा है, वो उसके अंदर ही है, उसकी नाभि में। इस तरह की चीज़ें भी बताई गई हैं। सो बेसिकली जो फॉर्म है वो बादल को घिरते हुए देखा गया है, उसके बारे में नागार्जुन ने बात की है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखते और तो ये एक एग्जैक्ट आंसर हो सकता था। बाकी इसका शिल्प सौंदर्य वही रहेगा जो एग्जैक्ट ऊपर बताया था, सेम वो चीज़ आप लिख सकते थे। प्रश्नों को कर लेते हैं भाई। तो 12वां क्वेश्चन है कि अपने देश में अपनी भाषा से उन्नति करो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या तात्पर्य है। भाई देखिए हिंदी साहित्य में अगर किसी सबसे बड़े लेखक का नाम अगर आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। हिंदी लेखक के हमारे हिंदी जो साहित्य है उसके जनक भी कहे जाते हैं। तो इस तरह की भाषाएं अगर ये कह रहे हैं कि अपनी भाषा में उन्नति करो, मतलब हिंदी जो हमारी मातृभाषा है हमें उस पर ही विकास करना चाहिए, हमें उस पर उसको लेकर ही गर्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हमें किसी और जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, जो जिस पर जो हम पे गुलाम बना रखे हमको, उन्हें उस भाषाओं को हमें छोड़ देना चाहिए और अपनी भाषा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता था, किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों है, उसकी माँ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भाई देखिए जो चाचा जानकी है वो बेसिकली जो बात वो डर इसलिए रहा है क्योंकि उसकी जमींदारी व्यवस्था है, जमींदार है वो। तो जमींदार जो है सरकार की ही जो एक कृपा है उस पर ही है। अगर वो सरकार के खिलाफ चला गया तो वहाँ पर सरकार उसकी जमींदारी छीन लेगी और अपने लालच के कारण, अपने मोह के कारण वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र और मोहन और मुंशी की देखिए रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने बनाते हैं, क्योंकि रामचंद्र हो या मोहन हो या मुंशी जी, इन सबको पता था रोटी है ही नहीं। अब जब रोटी है ही नहीं तो भाई खाओगे क्या। तो तीनों मतलब एक प्रकार से इस चीज़ को समझ रहे हैं, घर की गरीबी को समझ रहे हैं और तीनों ही रोटी खाने से मना कर रहे हैं कि यार रोटी है, मतलब रोटी हमें चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की बातें इस प्रश्न में खासकर है। और यार काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो सैड स्टोरी है कि यहाँ पर इनके पास खाने का भोजन भी नहीं होता और काफ़ी मुश्किल से ये जीवन ये जी रहे होते हैं। इसमें रामचंद्र है, मोहन है, मुंशी है और उनकी बीवी और उनका एक छोटा बेटा भी होता है प्रमोद। उसके बारे में पूरी स्टोरी है जहाँ पर ये लोग रोटी जब दोपहर को खाना खाने बैठते हैं तो उनके पास खाना ही नहीं है। भाई रोटी है ही नहीं, मतलब अब रोटी है ही नहीं तो लोगे क्या। इसलिए बार बार ये सब बहाने बनाते कि नहीं नहीं मुझे तो मेरा तो पेट भर गया है। अक्सर ऐसा होता है भाई, गरीबी भरे जब गरीब इंसान रहता है ना, खाना नहीं होता तो अक्सर ऐसे बहाने बनाता है। और भाई बहुत मुश्किल समय होता है, मुझे लगता है ये इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। भाई सप्रसंग व्याख्या ना तुमको अगर ये नहीं भी आता तो 4 फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट फॉलो करते। पहली बात तो फॉर्मेट क्या होता है, 4 तरीके से आप कर सकते थे। पहला आपका होता है भाई प्रसंग, ठीक है, प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष, शिल्प सौंदर्य भी बीच में आ जाता है अब तो, ठीक है। शिल्प जो आपका शिल्प की भाषा है, तो 4 प्रकार से आपको 4 टाइप्स में आपको कर देना था, वही तरीका था। बाकी पढ़ के और जो समझ में आया वैसे ही लिख देना था। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 वर्डों में आपको देना था। तो कोई एक था, चलो देखते हैं कौन सा है। तो नाना के घर किन किन बातों का निषेध था और शरद को उन निषेध कार्य को करने में प्रिय क्यों था। कला के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा था और अब बदलाव क्या आ रहा है। देखो भाई शरद जो है वो बंदा मतलब बिल्कुल बिंदास था। बहुत सारी चीज़ें जो नाना के घर में वर्जित थी वो काम शरद किया करता था। तो एक तो यही हो जाएगा कि भाई शरद जो था बहुत मस्त आदमी था और वो सारी ये चीज़ें करता था। जैसे कि शरद जो है वो पक्षी पालना, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदी या फिर तालाब में जाना और मछलियों को पकड़ना और सृजनात्मक कार्य करना, ये सब उसको पसंद था। ठीक है, तो ये सब उसको पसंद था और नाना को पसंद नहीं था, पर उसके बावजूद ये करता था क्योंकि उसको अच्छा लगता था।
अगला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा था और अब उसमें कैसा बदलाव आया। भाई कला के प्रति अगर नज़रिया लोगों का मैं बताता हूँ तो पहले पुराने समय पे अगर कोई नाचने वाला था ना, तो नाचने वाले व्यक्ति को उस समय टाइम पीरियड में ना एक बहुत अजीब सा वर्ड था, अभी भी लोग यूज़ करते हैं, नचनिया बोला करते थे जैसे, ठीक है। गाना बजाना और ये सब एक अच्छा माध्यम नहीं था, ठीक है। गाना बजाना ये सब अच्छा नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता था, इस तरह की चीज़ें। तो ये मतलब एक समाज में ना प्रेस्टीज का कारण नहीं था, लेकिन आज अब देख सकते हैं कि डांसर जो है, सिंगर जो भी है, ये एक अच्छा माध्यम है। लोगों को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अब सम्मान मिलता है। तो ये सब बदलाव आ रहे हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों सारा पेपर सॉल्व हो चुका है। और चैनल को लाइक, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इसके साथ भाई शेयर करते रहो यार। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी